Hello friends, hope you all are doing good. As you know, agriculture practices are the base of our life on this planet. Without doing lots of research and hard work, it wouldn't be possible to feed nearly 7.8 billion people on this earth. इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अनेक प्रकार के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं ताकि सभी के लिए सफिशेंट अमाउंट में भोजन उपलब्ध हो सके। एग्रीकल्चर के बारे में अवेयरनेस के लिए लगभग सभी एग्ज़ाम्स में एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फॉर टुडेज़ वीडियो वी विल बी फोकसिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दिस इज़ योर AKS सर, वेलकम टू माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। The first question is, the scientific method of rearing honeybee is known as? The scientific method of rearing honeybee, जो honeybee होते हैं यानी कि मधुमक्खी, उनके पालन का जो साइंटिफिक तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंड ऑप्शंस आर सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? उम्मीद है अभी आपको आंसर पता लग गया होगा। आंसर है एपीकल्चर। हनीबी यानी कि मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, अमंग्स्ट हनीबी द वर्कर्स आर। जो हनीबी होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उसमें जो शहद बनता है उसमें जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर होते हैं, वो कौन होते हैं? ऑप्शंस हैं फीमेल हनीबी, मेल हनीबी, बोथ मेल एंड फीमेल हनीबीज और हर्माफ्रोडाइट। इन चारों में एक आंसर सही है। तो आपको मालूम होगा कि जो हनी बी होती हैं, जो बी हाइव्स रहते हैं, उसमें मेनली फीमेल वर्कर ही काम करते हैं और वो हनी कलेक्ट करते हैं अलग अलग फूलों के नेक्टर से और वहाँ पर आके उसे हनी के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ हनी इज। जो मधुमक्खी से जो मधु बनता है, हनी बनता है, उसका नेचर क्या है? ऑप्शंस आर एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल एंड द डी ऑप्शन इज टर्न्स बेसिक आफ्टर फ्यू डेज। जो हनी होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हनी है, मधुमक्खी का जो मधु प्रोड्यूस होता है वह नेचर में एसिडिक होता है। तो आंसर है ए, एसिडिक। फोर्थ क्वेश्चन देखें, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज। ऑप्शंस आर डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। जो हनी होता है, मधु होता है, उसका मुख्य रूप से जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जो पदार्थ पाया जाता है, वो क्या होता है? और इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। तो इसका आंसर है मोनोसैकेराइड। आप सभी को ज्ञात होगा बच्चों कि जो हनी होता है उसके अंदर बेसिकली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं और ये दोनों मोनोसैकेराइड कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इसका आंसर होगा मोनोसैकेराइड। आइए हम इस एपीकल्चर के बारे में कुछ और जानकारी ले लें। द जेनरिक नेम ऑफ हनी बी इज एपीज। जो मधुमक्खी होता है उसका जेनरिक नाम जो है वह एपीज है। हनी बी इज ऑफ ग्रेटेस्ट यूज टू मैनकाइंड एज इट हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन। हमें सभी को मालूम है कि फ्लावर से फ्रूट प्रोड्यूस होने में पॉलिनेशन का, परागण का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसमें हनी बी जो होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जब वो एक फूल से दूसरे फूल तक उसमें उड़ कर जाती हैं और वहाँ बैठती है, तो उनके पैरों के माध्यम से जो फूलों के पॉलन ग्रेन हैं वह दूसरे फूल तक पहुँचते हैं और वहाँ पर उनका क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इससे जो फूल है उसमें से फल बनते हैं, फूल से फ्रूट्स बन जाते हैं और हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में फ्रूट्स मिलते हैं। तो हनी बी जो है
इसमें हमारी काफ़ी मदद करता है। हनी इज़ एक्चुअली द नेक्टर मिक्स्ड विथ सलाइवा। जो हनी होता है वो बेसिकली नेक्टर होता है, फूलों के द्वारा जो परागण इकट्ठा होता है उसके माध्यम से हनी प्रोड्यूस होता है। इन इंडिया उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट। भारत में हनी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वह उत्तर प्रदेश में होता है। एंड द टॉप हनी प्रोडक्शन कंट्री इज़ चाइना। पूरे वर्ल्ड में चाइना जो है टॉप मोस्ट हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन चाइना में होता है। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ फिशेस ओनली इज नोन एज। जो मछलियाँ पालन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर मोरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर एंड नन ऑफ दीज। द मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ फिशेस, जो मछली है उसका पालन को हम क्या कहते हैं? और इसके आंसर है ऑप्शन सी, पिसिकल्चर। जो मछली पालन होता है बच्चों उसे हम पिसिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज नोन एज। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं जिसमें न केवल मछलियाँ बल्कि अन्य सब जो स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसका रियरिंग आता है, उसका पालन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर पिसिकल्चर, बी विटिकल्चर, सी सेरिकल्चर एंड डी इज़ फिशरी। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बच्चों डी, ऑप्शन डी, फिशरी। हम फिशरी टर्म यूज़ करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के मैनेजमेंट और रियरिंग के लिए। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले। अभी हाल ही में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स थे उसके बीच में फिशरी से संबंधित कुछ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आसाम हैज़ रिसीव्ड द स्टेट अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन फिशरी सेक्टर। जो फिशरी सेक्टर है उसमें आसाम को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला, अर्थात आसाम में फिशरी सेक्टर में काफ़ी अधिक काम हो रहे हैं। नावगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अंडर हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसी में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का भी अवार्ड मिला जो कि आसाम के नावगांव डिस्ट्रिक्ट को मिला, जिसे हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया फिशरी सेक्टर में। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री। हम सभी को मालूम है भारत के पास काफ़ी लंबी सी बीचेज़ हैं और जहाँ पर सी बीचेज़ हैं तो हमारा जो अप्रोच है वह सभी ओर से होता है। हम अरेबियन सी को भी एक्सेस कर पाते हैं, हम इंडियन ओशन को भी एक्सेस कर पाते हैं और हम बे ऑफ बंगाल को भी एक्सेस कर पाते हैं। और इसके कारण हमारे पास जो मैरीन फिश कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा भारत में काफ़ी ज़्यादा नदियों में जो फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन है वह भी किया जाता है। तो इंडिया का जो फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें थर्ड पोजीशन है वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज इन इंडिया गुजरात इज़ द लीडिंग मैरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट। आप सभी को मालूम होगा गुजरात का जो स्टेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी सी बीचेस उसके पास उपलब्ध है और इस वजह से गुजरात का स्थान फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट में फर्स्ट नंबर पर है। गुजरात हमारे देश में लीडिंग मैरीन फिश प्रोड्यूसर स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग अ सिल्क वॉर्म इज़ नोन एज। जो सिल्क वॉर्म होता है, जो रेशम होता है, उसके प्रोडक्शन को, उसके लिए सिल्क वॉर्म को पालन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी पिसिकल्चर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बच्चों आप सभी को मालूम होगा जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म से ही हमें रेशम प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त होता है जिससे बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनते हैं। तो जो सिल्क वॉर्म है उसको किस प्रकार से पाला जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेरीकल्चर। जो सिल्क वर्म रियरिंग है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं रेशम पालन के लिए। द सिल्क वर्म फीड ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क वर्म फीड ऑन, सिल्क वर्म किसके ऊपर फीड करता है, किसको खाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए नीम लीव्स, ऑप्शन बी ब्लैकबेरी लीव्स, ऑप्शन सी मलबेरी लीव्स, ऑप्शन डी मैंगो लीव्स। तो इसके जो सिल्क वर्म होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो आप सबको मालूम होगा, वह मलबेरी लीव्स पर फीड करता है। वह शहतूत का जो पौधा होता है उसके पत्तों को खाकर वह जीवन जीता है और वहीं से वह सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो सिल्क वर्म फीड ऑन ऑप्शन सी मलबेरी लीव्स, ये हमारा आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, द कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज नोन एज, जो मलबेरी प्लांट का कल्टीवेशन होता है, आप सभी को मालूम है कि मलबेरी लीव्स को ही खाकर जो रेशम के कीड़े होते हैं, जो सिल्क वर्म होता है, वह उसके ऊपर फीड करता है, वह जीता है। तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मलबेरी प्लांट्स की आवश्यकता होती है और इसके लिए मलबेरी प्लांट को भी बहुत लार्ज स्केल में कल्टीवेशन उसका होता है। तो मलबेरी प्लांट के कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मोरिकल्चर, ऑप्शन बी टोरिकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी ओलेरिकल्चर। तो मलबेरी प्लांट के कल्टीवेशन को हम कहते हैं, आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ मोरिकल्चर। मोरिकल्चर मलबेरी प्लांट कल्टीवेशन को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द टॉप हनी प्रोडक्शन कंट्री इज, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हनी जो है उसका उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इंडिया, बी यूएसए, सी चाइना और डी जापान। तो बच्चों आपको मालूम होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन है वह चाइना में होता है। इसके बारे में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। भारत में जो कर्नाटका है, इट इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही सिल्क प्रोडक्शन होता है और कर्नाटक में भी मैसूर एंड नॉर्थ बेंगलुरु आर नोन एज द सिल्क सिटी। कर्नाटक के मैसूर को और बेसिकली नॉर्थ बेंगलुरु को सिल्क सिटी के रूप में ख्याति प्राप्त है। जो सिल्क वर्म होता है, जो सिल्क प्रोड्यूस करने वाला कीड़ा होता है, इट इज़ एन इंसेक्ट ऑफ फैमिली बॉम्बीसिडी। ये बॉम्बीसिडी नामक फैमिली से बिलोंग करता है। अलग अलग टाइप के सिल्क भी प्रोड्यूस होते हैं। इसमें मलबेरी सिल्क का नाम आता है, तसार सिल्क का नाम आता है, इरी सिल्क का नाम आता है और मुगा सिल्क का नाम आता है। तो ये चारों सिल्क की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। आइए बच्चों थोड़ा देखें कि जो सिल्क प्रोड्यूसिंग वर्म होता है, जिसको कि हम सिल्क वर्म कहते हैं, उसका लाइफ कैसे चलता है, उसका लाइफ साइकिल की बात करें तो जो सिल्क वर्म होता है वह अंडे देता है और ये जो अंडे हैं वह, चूँकि वो सिल्क वर्म जो होता है वह मलबेरी लीव्स में रहता है, तो उसी के अंडे वहाँ पर लार्वे के रूप में, जिसको कि हम कैटरपिलर कहते हैं, उसके रूप में डेवलप करते हैं। ये जो कैटरपिलर है वो मलबेरी लीव्स को खा कर वह धीरे धीरे ग्रो करता है और वह अपने सलाइवा से अपने चारों ओर एक प्रकार से फाइबर नुमा जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप करता है और अपने चारों तरफ एक कोकून बना लेता है और इसी कोकून के अंदर जो सिल्कवर्म का जो छोटा लार्वा होता है वो प्यूपा के रूप में डेवलप होता है और ये जब बड़ा हो जाता है तो प्यूपा से वह एडल्ट मॉथ के रूप में, यानी कि बड़े सिल्कवर्म के जो इंसेक्ट होता है उसके रूप में डेवलप होता है। इस प्रकार से सिल्कवर्म का जो लाइफ साइकिल है वो मलबेरी लीव्स पर चलता है और उसी से हमें बहुत अच्छी मात्रा में सिल्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स इज़ नोन एज, जो अंगूर होता है उसका कल्टीवेशन और उसकी हार्वेस्टिंग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए इज़ विटिकल्चर, ऑप्शन बी इज़ विसिकल्चर, ऑप्शन सी इज़ हॉर्टिकल्चर एंड ऑप्शन डी इज़ सेरिकल्चर। तो अभी आपको पता लग गया होगा
कि जो ग्रेप्स होता है, जो अंगूर होता है, उसकी खेती को, उसके कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है बेटा विटीकल्चर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, when the grapes are used for wine making it is called। जो अंगूर होते हैं जब उसका उपयोग वाइन मेकिंग के लिए किया जाता है तो उस बेसिकली टेक्निक को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर, विनीकल्चर, ओलेरिकल्चर और नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो ग्रेप्स से जब वाइन बनाया जाता है तो उस प्रकार के कल्चर को हम कहते हैं विनीकल्चर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स। कौन सा देश जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में ग्रेप्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और बात कर लें। जो ग्रेप्स होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है, जो उसका वैज्ञानिक नाम है, दैट इज विटिस विनीफेरा। विटिस विनीफेरा जो है ग्रेप्स का साइंटिफिक नाम है। ग्रेप्स जो है विटेसी नामक फैमिली से बिलोंग करता है। अंगूर की जो फैमिली है दैट इज विटेसी। अंगूर का जो ड्राइड फॉर्म होता है, द ड्राइड फॉर्म ऑफ ग्रेप्स इज रेजिन। आप सभी को मालूम होगा जो ग्रेप्स होते हैं उसे सुखाकर रेजिन बनाया जाता है, जिसे हम हिंदी में किशमिश कहते हैं। जो रेजिन होता है इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, नियरली 79% कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द लीडिंग ग्रेप्स प्रोड्यूसर स्टेट इज। भारत में जो सबसे ज़्यादा ग्रेप प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वह है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इन चारों में इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ग्रेप प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 14 की बात करें, विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द ग्रेप्स कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का ग्रेप्स कैपिटल किसे कहते हैं? ऑप्शंस ए पुणे, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी कोल्हापुर। तो बच्चों भारत में जो ग्रेप्स कैपिटल है वह है ऑप्शन बी नासिक। जो भारत का नासिक शहर है जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेप्स प्रोड्यूस होता है और इसलिए नासिक को हम ग्रेप्स कैपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज ऑल्सो नोन एज। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, उसके कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी एक्वाकल्चर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो काफ़ी आसान सवाल है बच्चों। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ फ्लोरिकल्चर। द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज। आप सभी को मालूम होगा भारत का जो नेशनल फ्लावर होता है वो क्या है? ऑप्शन ए रोज़, ऑप्शन बी लिली, ऑप्शन सी लोटस और ऑप्शन डी हिबिस्कस। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि भारत का जो नेशनल फ्लावर है दैट इज़ द लोटस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ वर्म्स दैट इज अर्थवर्म इज कॉल्ड। जो अर्थवर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, उनको आर्टिफिशियल तरीके से पालना ये क्या कहलाता है? आंसर ए वर्मिकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी लैंड कल्चर और डी सॉइल कल्चर। तो जो अर्थवर्म होते हैं उसको पालने के तरीकों को हम कहते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर से ही वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो वर्मी कंपोस्ट की बात कर ले। वर्मी कंपोस्ट इज, ये क्या होता है? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है, जो कि काउडंग से जो
अर्थवर्म होते हैं वो उसको खाकर और डाइजेस्ट करके बनाते हैं, उसको वो एक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र के रूप में चेंज कर देते हैं और इस वजह से वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो जितने भी क्रॉप जिसमें कि इसे डाला जाता है उसमें विदाउट एनी इन्फेक्शन, विदाउट एनी हार्मफुल इफ़ेक्ट वो काफ़ी उसको हेल्प करते हैं अच्छे ढंग से ग्रो करने में। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वह ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग डीलिंग विथ कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स फॉर फूड इज ऑल्सो नोन एज। जो वेजिटेबल को उगाना होता है अर्थात ऐसे प्लांट्स को जिसमें वुड नहीं पाया जाता, लकड़ी नहीं पाया जाता और बेसिकली इसका पर्पस फूड प्रोडक्शन होता है, इस साइंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेजिटेबल साइंस, ऑप्शन बी ओलेरी कल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वेजिटेबल ग्रोथ का जो साइंस होता है उसे हम कहते हैं ओलेरी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओलेरी कल्चर इन इंडिया? भारत में ओलेरी कल्चर अर्थात वेजिटेबल साइंस का जो फादर है उसे हम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी CV रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि भारत में जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो MS स्वामीनाथन को ही हम फादर ऑफ ओलेरी कल्चर कहते हैं। तो आंसर ए सही है, MS स्वामीनाथन। Okay friends, that's all for today. I have tried to collect frequently asked questions. So do revise the topic, and if you are like this video, please do subscribe to my channel and support me. Bye bye.